नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन बन सकती है। जनरली हम सभी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। शायद ही कोई होगा जो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पसंद करता हो। लेकिन आज हम आपको एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर आपको एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया जनरेट करना है तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स की हेल्प से वो इंस्पिरेशन मिल सकती है जो आपको वो आइडिया जनरेट करने में हेल्प करे। ग्रेट आइडिया फाइंड करने का मतलब है प्रॉब्लम को ढूंढना, उनको एनालाइज करना। वो प्रॉब्लम हो सकता है आपको घर पर परेशान करती हो, या फिर आपके ऑफिस में, या फिर कहीं और। बात करते हैं एक ब्रिटिश बिजनेस वुमेन की जिन्होंने ऐसे ही एक अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से इंस्पायर होके एक शानदार बिजनेस की शुरुआत की। एक दिन वो अपनी फेवरेट जीन्स पहन रही थी और अचानक उनकी जीन्स फट गई। वो बड़ी टेंशन में आ गई। एक नई जीन्स खरीदने का मतलब था कि काफी घंटों तक उनको शॉप करना पड़ता और शायद हो सकता था कि उनको अपने साइज की जीन्स मिलने में और ज्यादा टाइम लग जाए। उनके माइंड में उसी टाइम एक आइडिया आया और उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जहां पर हर वुमन आसानी से अपनी साइज की जीन्स फाइंड आउट कर सकती है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपकी लाइफ की कोई मौजूदा प्रॉब्लम आपके लिए ये शानदार आइडिया बन जाए। हो सकता है कि पास्ट में आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस की हो जो कि आपके लिए इंस्पिरेशन बन जाए। गूगल स्कॉलर की शुरुआत इसी तरह से हुई थी। अनुराग आचार्य, जो कि गूगल स्कॉलर के फाउंडर हैं, उन्होंने उस टाइम को याद किया जब वो खुद एक स्टूडेंट थे। उस टाइम उनको एकेडमिक आर्टिकल्स फाइंड करने में काफी प्रॉब्लम होती थी, इसलिए उन्होंने एक ऐसे सर्च इंजन की शुरुआत की जो सिर्फ एकेडमिक रिलेटेड चीजों को शो करता था। सभी प्रॉब्लम्स एक जैसी नहीं होती। अपने लिए किसी आइडिया को जनरेट करने के लिए परफेक्ट प्रॉब्लम को चूज करना काफी सिस्टमैटिक काम होता है। परफेक्ट प्रॉब्लम को चूज करने का मतलब है एक स्टेप पीछे लेना और हर चीज को सही से एनालाइज करना और ये समझना कि क्या आपके पास उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सब चीजें अवेलेबल हैं या नहीं। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें। अगर कोई प्रॉब्लम आपको एक्साइट करती है तो आप उस पर डेफिनेटली वर्क कर सकते हैं। एक बार आपने प्रॉब्लम चूज कर ली तो उसके बाद एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेडी करिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब वो चीज जो प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी चीजें कवर करे, जैसे कि प्रॉब्लम का मेन इशू क्या है और इस प्रॉब्लम से कौन कौन इफेक्ट हो रहा है। आप जितना डिटेल अपने पास रखेंगे सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, उतने ज्यादा तरीके आपको नजर आएंगे। अपनी ऑडियंस को सही तरह से जानने के लिए आपको बाहर जाके उनको अच्छे से समझाना होगा। हो सकता है कि आपको एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम मिल जाए जिसका सोल्यूशन फाइंड करके आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस आइडिया को अच्छे बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो जरूरी है कि आप उन लोगों के बारे में भी अच्छे से जानें जो कि रियल में इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। पर्सोना एक बहुत अच्छा वे है स्टार्ट करने के लिए। ये एक मॉडल होता है जो टारगेट कस्टमर्स पर फोकस करता है। लेखक एक बार एक ऐसे सॉफ्टवेयर कोडर्स के पास पहुंचे जो कि मिडिल एज वुमेन और बच्चों के लिए एक गेम डिजाइन कर रहे थे। कोडर्स ने ये मेक श्योर करने के लिए कि गेम यूजर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाए, एक पर्सोना क्रिएट किया जिसका नाम था बारबरा। कोडर्स ने इसके बाद खुद को बारबरा के जगह पर रखकर सोचना स्टार्ट किया कि उसकी लाइफ कैसी है और वो किस तरह की चीजें पसंद करती है। उसको ध्यान में रखकर उन्होंने गेम में गन फायर और एक्सप्लोजन की जगह फायरवर्क्स और शैंपेन कॉक को रखा। ये बात सच है कि पर्सोना अजम्पशन पर आधारित होता है और हो सकता है कि आपके नेचुरल इंटरेस्ट की वजह से ये थोड़ा आपके अकॉर्डिंग बन जाए। इसको अवॉइड करने का अच्छा तरीका ये है कि आप गुड ओल्ड फैशन रिसर्च का सहारा लें। बहुत सारी सक्सेसफुल कंपनीज भी इस तरह के टैक्टिक्स का यूज करती हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं अमेज़ॉन की, जो कि अपने एम्प्लॉयज को बाहर जाके उन यूजर्स से इंटरेक्ट करने के लिए मोटिवेट करती है जो कि उनकी सर्विस लेते हैं। अगर आप यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो फिर आप इंटरेक्शन के टाइम ओपन एंडेड सवालों का यूज करें, यानी कि वो सवाल जिनका सीधा जवाब देना पड़े। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, लोग जो सोचते हैं और जो करते हैं उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। रिसर्चर पॉल जेविस ने एक बार इसी चीज पर एक रिसर्च की थी।
पहले तो उन्होंने लोगों से उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में पूछा, तो लोगों ने उन्हें काफी मैच्योर जवाब दिए। लेकिन जब उन्हीं लोगों से उन्होंने ये कहा कि वो लोग अपने खर्च को एक डायरी में लिखना शुरू करें, तो उन्होंने देखा कि लोग जो बोलते हैं उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। हालांकि वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, वो लोग बस अपने एक्चुअल बिहेवियर और अपने माइंड में चलने वाली चीजों को एक समान समझ रहे थे। अपने टारगेट कस्टमर के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। पब्लिक स्पेस में लोगों को ऑब्जर्व करके आप उनके बारे में बारीकी से जान सकते हैं। अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करें और उसके अकॉर्डिंग काम करें। इस तरीके से आप अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में डिटेल में जान सकेंगे और एक ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाएंगे जिसकी एक्चुअल में नीड है। डाइवर्जेंट थिंकिंग की हेल्प से आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें लगता है कि उस चीज का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसी सोच रखने से हमारी क्रिएटिविटी कमजोर पड़ जाती है और फिर इस कारण की वजह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए और ज्यादा हार्ड हो जाता है। सच तो यह है कि हर तरह की प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। हमें बस क्रिएटिव रहने के साथ ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा आइडियाज को जनरेट करें और सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें। इस तरह से वर्क करके हम अपने माइंड को और शार्प कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से हम अपने माइंड को फ्री छोड़ देते हैं और उसको क्रिएटिव सॉल्यूशन एक्सप्लोर करने देते हैं। इसी को डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। इसी थिंकिंग की वजह से ग्लोबल डिजाइन एजेंसी आईडीओ ने फर्स्ट कंप्यूटर माउस जैसी इनोवेशन को सबके सामने पेश किया। आईडीओ ने अपना काफी टाइम प्रॉब्लम्स को हर एंगल से देखने में और उसके अलग अलग सॉल्यूशंस फाइंड करने में इन्वेस्ट किया। उन्होंने अनकन्वेंशनल मेथड का यूज करके काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। हमारी मसल्स की तरह हम अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐसे ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं जो आपको मल्टीपल आइडियाज जनरेट करने पर मजबूर करें और आपकी एक डायरेक्शन की सोच को खत्म करें। गूगल इन्वेस्टमेंट फंड गूगल वेंचर ने क्रेजी एट नाम की एक एक्सरसाइज शुरू की, जिसकी हेल्प से उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स की क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश की। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले पार्ट लेने वाले लोगों को एक ब्लैंक शीट दी गई और उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कहा गया और फिर उसके बाद उनसे एक प्रॉब्लम बताई गई और उनसे कहा गया कि इस प्रॉब्लम के 8 अलग अलग सॉल्यूशंस उस शीट पर लिखें। इससे उन सभी लोगों की डाइवर्जेंट थिंकिंग इंप्रूव करने में हेल्प हुई। हालांकि डाइवर्जेंट थिंकिंग को इंप्रूव करने का बेस्ट वे ये है कि आप डाइवर्स टर्म के साथ काम करें। सबसे पहले प्रॉब्लम को एक ग्रुप के सामने रखें। उस ग्रुप में आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशंस जनरेट करने की कोशिश करें और उसके बाद एक एक करके उन सभी सॉल्यूशंस को डिस्कस करें। इससे एक डिबेट क्रिएट होगी जिससे थिंकिंग इंप्रूव होगी। साथ काम करने से काफी प्रोडक्टिव रिजल्ट्स सामने आते हैं। एक सॉल्यूशन चुनें और उसको जल्दी से जल्दी सबके सामने लेकर आएं। हो सकता है कि आपके पास किसी प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, पर एंड में आपको उन सब में से एक ही चुनना पड़ेगा। ये काम कभी कभी काफी हार्ड हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको सारे ही आइडियाज अच्छे लग रहे हों। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए जरूरी है कि उन सभी आइडियाज या फिर कहें सॉल्यूशंस को क्रिटिकल वे में देखें। अपनी इस प्रॉब्लम को आसान करने के लिए उस क्राइटेरिया की लिस्ट बनाएं जो कि सॉल्यूशन को फाइंड करने में आप यूज करने वाले हैं। उसके बाद ये जानने की कोशिश करें कि आपका ये आइडिया क्या एक अच्छा बिजनेस बन सकता है या फिर नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप ऑफिस वर्कर्स को कॉफी डिलीवर करने का काम शुरू करने जा रहे हैं, तो इस बिजनेस के लिए आपका क्राइटेरिया ये रहेगा कि आपको मौसम को कंसिडर करना होगा। मतलब आप हर मौसम में सिर्फ हॉट कॉफी ही सर्व नहीं कर सकते, आप इस फील्ड में अपने कंपटीशन को भी कंसिडर कर सकते हैं। क्या पता कुछ बड़ी कंपनियां भी आपके इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। इन सब चीजों को एनालाइज करके आप अपने आइडिया को एक अच्छे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास आइडियाज मौजूद हों, लेकिन आप किसी वजह से इसको बिजनेस में कन्वर्ट ना कर पा रहे हो। शायद आपके पास पैसे ना हो, टाइम ना हो, लेकिन ये सब एक बहाना है। आपके अंदर बिजनेस स्टार्ट करने की चाह होनी चाहिए और उसके बाद हर चीज आसान नजर आएगी। सबसे पहले आपको अपनी क्रिएशन को एक नाम देना है। कुछ ऐसा नाम देना अच्छा रहेगा जिससे आपका प्रोजेक्ट लोगों को रियल नजर आए। उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट लिखने की नीड होगी
जिसमें आपको इनोवेशन का नाम शो करना होगा, उस प्रॉब्लम के बारे में बताना होगा जिसका सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ सोल्यूशन की डिटेल्स भी देनी होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके इस प्रोजेक्ट के द्वारा होने वाले बेनिफिट के बारे में आपको बताना होगा। इन सब चीज़ों के जवाब पहले एक रफ तरीके से रेडी करें और उसके बाद उसको अच्छे से सीक्वेंस में अरेंज करें, जिससे किसी के सामने बोलने में आपको आसानी हो और सामने वाले को समझने में आसानी हो। इसके बाद ज़रूरी है कि आप प्रोटोटाइप क्रिएट करें। ज़रूरी नहीं है कि ये फैंसी हो, सिंपल वे में भी आप प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकते हैं। इस सब के पीछे मेन आइडिया ये है कि आपको अपने आइडिया को ज़मीनी स्तर पर उतारना है और दूसरे लोगों को ये समझाना है कि आप क्या करने जा रहे हैं। अपने प्रोडक्ट को सही यूजर्स पर टेस्ट करें। हैरी पॉटर सीरीज के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। ये बुक्स पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बुक पहले 12 बार रिजेक्ट की गई थी? उसके बाद कहीं जाके इसको पब्लिश किया गया था। प्रॉब्लम ये थी कि हैरी पॉटर बुक के जो लेखक थे वो सही यूज़र पर टेस्ट ही नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने एक 8 साल की बच्ची को ये बुक दी तो उस बच्ची को इन बुक्स में इंटरेस्ट आया और उसके बाद जाकर कहीं इन बुक्स को पब्लिश किया गया और बाद में ये वर्ल्ड में काफ़ी फेमस हुई। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप प्रोडक्ट को राइट यूज़र पे चेक करें, क्योंकि तभी आप प्रोडक्ट के पूरे पोटेंशियल को जान पाएंगे। ऐसा करने से आपका टाइम और आपका पैसा दोनों सेव होंगे। अब शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आप उस प्रोडक्ट को कैसे टेस्ट कर सकते हैं जिसको अभी आपने क्रिएट ही नहीं किया। इसका जवाब है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी कि MVP। MVP प्रोटोटाइप का ही एक डिफरेंट फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप बेकिंग का काम करते हैं, तो MVP का मतलब है कि आप अपने यूजर्स के लिए एक छोटा सा केक बेक करें जिसको टेस्ट करके यूजर्स आपके पोटेंशियल को जान सकें। हालांकि ऐसा होना चाहिए कि MVP जल्द तैयार हो सके। MVP क्रिएट करने के बाद उसको टेस्ट करना ज़रूरी है। इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं जो कि इस बात पर नज़र रख सके कि लोगों का आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते टाइम क्या एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट का सिंप्लीफाइड वर्जन ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं और यूज़र से उसका फीडबैक ले सकते हैं। मान लीजिए आपको एक शॉप ओपन करनी है, तो उसके लिए आप पहले एक स्टॉल लगाकर चेक कर सकते हैं कि यूजर्स का रिस्पॉन्स क्या है। MVP टेस्ट करना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक बड़ा स्टेप है। टेस्ट करने का मेन मकसद यही होता है कि अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसका पता लगाया जाए और उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। इसलिए अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नजर आए तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है, बल्कि उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। एक अच्छा MVP फाइंड करने के बाद ज़रूरी है कि आप आगे बढ़ें। अब आपका काम है अपने यूज़र्स से पैसे निकलवाना। इसके लिए पहले आप यूज़र्स को फ्री सर्विस देकर उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर जब उनको आपकी सर्विस या प्रोडक्ट अच्छी लगे तो उसके लिए चार्ज करना स्टार्ट करें। पिच करने की आर्ट में आपको मास्टर बनना होगा। अगर आपके पास कोई ग्रेट आइडिया है तो लाजमी है कि आपके मन में इस बात का डर रहेगा कि कोई आपका आइडिया चोरी ना कर ले। लेकिन अगर आप अपने आइडिया को सिर्फ खुद तक सीमित रखेंगे तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपको वो फीडबैक नहीं मिल पाएगा जिसकी हेल्प से आप अपने आइडिया को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छे आइडिया को सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो आपको दूसरों के सामने अपना आइडिया पिच करना अच्छे से आना चाहिए। पिच का मतलब होता है अपने आइडिया को दूसरों को समझाना, उसके बारे में दूसरों को बताना। जब आप किसी के सामने अपना आइडिया पिच करते हैं तो आप अपना विजन उसको बताते हैं। आपका एम होना चाहिए कि आप सामने वाले को अपने आइडिया में इंटरेस्टेड बनाएं। किसी बड़े इन्वेस्टर या बड़े ग्रुप के सामने अपना आइडिया पिच करने से पहले जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस कर लें। ध्यान दें कि पिच करते टाइम ऑडियंस आपकी बात को गौर से सुन रही है या फिर नहीं। इफेक्टिव पिच का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बल्कि पिच का एक पार्ट ये भी है कि आप किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी स्टोरी अच्छी हो लेकिन आप बोलते टाइम काफ़ी लो साउंड कर रहे हों, आपके कंधे गिरे हुए हों, तो ऐसे में ऑडियंस कभी भी आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेगी। आपको ऐसी बॉडी लैंग्वेज शो करनी है जिससे सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस आए। ऐसा करने से ना सिर्फ आप कॉन्फिडेंट नजर आएंगे बल्कि अंदर से आपको कॉन्फिडेंट फील भी होगा,
एक बार आपके अंदर पिच करने का कॉन्फिडेंस आ जाए तो उसके बाद आप हर उस व्यक्ति के सामने अपने आइडियाज को पेश कर सकते हैं जहां आपको लगे कि आपको अच्छा फीडबैक मिल सकता है। लोगों के रिस्पॉन्स को अच्छे से सुने। फीडबैक एक गिफ्ट होता है जिसके हेल्प से आप अपने आइडिया को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। सभी फीडबैक को ध्यान से सुनें और कोशिश करें कि प्रोडक्ट की हर एक प्रॉब्लम को दूर करें। फीडबैक से मिले सभी आइडियाज को कंबाइन करें और उसके बाद उनमें से मेन पॉइंट्स को पॉइंट आउट करके उन पर वर्क करें। ये आपका पहला स्टेप होगा अपने आइडिया को नई डायरेक्शन देने के लिए। ग्रोथ माइंडसेट के साथ बिजनेस स्टार्ट करें और फेल होने से बिल्कुल ना डरें। क्या आप जानते हैं कि सक्सेस के लिए आपको सबसे पहले फेल होना आना चाहिए? फेलियर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वर्ल्ड की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में तो पहले स्टूडेंट्स को यही वर्क दिया जाता है कि वो बाहर जाके जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो फेल हो। आखिर फेलियर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका जवाब ये है कि जो लोग फेल होते हैं वो बाउंस बैक भी काफी आसानी से कर पाते हैं। वो लोग किसी भी चीज को पर्सनली नहीं लेते। ऐसे लोग रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर कैरोल ड्वेक के अकॉर्डिंग यही सब चीजें ग्रोथ माइंडसेट को जन्म देती हैं। जो भी एंटरप्रेन्योर्स इस तरह की थिंकिंग रखते हैं उनके सफल होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग मिस्टेक नहीं करते, ये लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि इन लोगों को उस मिस्टेक से कैसे डील करना है वो चीज अच्छे से आती है। टेडल नाम के एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस की शुरुआत के बाद से ही उनको कोई खास सक्सेस नहीं मिली थी। 2012 आते आते उन्हें ये एडमिट करना पड़ा कि उनका बिजनेस आइडिया उतना अच्छा शायद नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। जब उन्होंने रिसर्च शुरू की तो उनको पता चला कि उनकी वेबसाइट पर आने वाले लगभग 75% यूजर्स क्लीनर्स के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि असल में उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल ही नहीं है। इस रिसर्च से इंस्पायर होकर उन्होंने क्लीनिंग सर्विस के लिए एक नया ऑनलाइन मार्केटप्लेस क्रिएट किया जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। अगर इसी तरह आप भी अपने फेलियर को एक नए मौके की तरह देखेंगे तो आप भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकेंगे। ऑथर को भी जब इस बात का एहसास हुआ कि उनका ऑनलाइन राइटिंग प्रोग्राम एकेडमिक राइटर्स के साथ ज्यादा रिलेटेबल है तो उन्होंने उन्हीं राइटर्स को अपना मेन टारगेट बनाया और सक्सेस हासिल की। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई ट्रिक काम ना आए और आपको लगे कि सब कुछ खत्म कर देना ही एक आखिरी रास्ता है। इसमें कुछ गलत भी नहीं, बल्कि ये तो काफी बहादुरी वाली बात है कि आप रियलिटी को फेस कर रहे हैं। काफी बड़े बिजनेसमैन जैसे कि रिचर्ड ब्रांसन की बिजनेस हिस्ट्री भी फेलियर से भरी हुई है, पर उन्होंने कभी अपने एंटरप्रेन्योर बनने के ड्रीम को नहीं छोड़ा। आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा रेस्ट करिए, अपनी गलतियों पर ध्यान दीजिए और उसके बाद दोबारा स्टार्ट करिए। अपनी कम्युनिटी को समझकर अपनी टारगेट मार्केट को ग्रो करें। जरा सोचिए कि आप कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के सामने खड़े होकर अपना बिजनेस आइडिया उनको बता रहे हैं, यानी कि उनके सामने आप अपना बिजनेस आइडिया पिच कर रहे हैं। उन्हीं में से एक आपसे पूछ लेता है कि आपका मार्केट कितना बड़ा है। ये बात अलग है कि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लोगों को पसंद हो, और ये बात बिल्कुल अलग है कि वो प्रोडक्ट लोगों को कितना अट्रैक्ट करेगा और आपका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल होगा। अपने आइडिया को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अर्ली यूजर्स के कोर ग्रुप को ग्रो करना होगा और सही मार्केट टेक्निक यूज करके बड़ी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। स्टार्टअप शुरू करना एक प्रोसेस होता है जो कि ट्रायल और एरर से भरा होता है। डेवलपर्स ने जब 2010 में आई एम प्लेयर नाम से एक सॉकर एप्लीकेशन लॉन्च की तो लगभग 50,000 लोगों ने रजिस्टर किया, लेकिन बाद में 20,000 लोग छोड़कर चले गए और एप्लीकेशन को नए यूजर्स भी नहीं मिल रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। लेकिन लॉन्चिंग के 6 महीने के बाद डेवलपर्स के हाथ में जैकपॉट आ गया जब उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम के अकॉर्डिंग हर उस यूजर को रिवॉर्ड किया जाता था जो कि अपने 5 फ्रेंड्स को इनवाइट करके इस एप्लीकेशन में ऐड करता था। इस स्कीम के बाद वो लोग लगभग 80,000 यूजर्स को रोजाना अट्रैक्ट कर रहे थे। इस सक्सेस का मेन क्रेडिट जाता है उस एप्लीकेशन के कोर यूजर्स को जिन्होंने नए यूजर्स एप्लीकेशन के साथ जोड़ने में हेल्प की। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मार्केट आइडियाज बहुत सक्सेसफुल होते हैं और कुछ आइडियाज बिल्कुल फेल हो जाते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग ऑडियंस की नीड नहीं समझ पाते। बात करते हैं जॉर्ज बर्गस की, जिन्होंने स्कूल टाइम पर ही एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी शुरू कर दी थी जो कि बाद में सिर्फ स्टडी पर फोकस करती। उन्होंने सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केट में कवरेज लेकर अपने आइडिया को एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। इसकी वजह से उनको अटेंशन तो मिला, लेकिन उतने ज़्यादा यूजर्स नहीं मिले जितनी उनको नीड थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक मार्केटिंग एरर कर दिया था। उन्होंने सोचा ही नहीं कि जिस एज ग्रुप को वो टारगेट कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे कि न्यूज़पेपर को अब पीछे छोड़ चुकी है। अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन्होंने फेसबुक जैसी सोशल मीडिया को टारगेट किया, जहां पर स्टूडेंट्स ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। फेसबुक पर आने के बाद उनको वो सक्सेस मिली जिसकी उनको तलाश थी। एक बात याद रखना ज़रूरी है कि ग्रोथ एंड नहीं है। आपकी मार्केट का साइज आपके बिजनेस की वैल्यू और एम्बिशन पर डिपेंड करता है। इमोशनल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज से खुद को सपोर्ट करें। सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपके पास उतना पैसा है कि आप अपने प्रोडक्ट को टाइम दे सकें ताकि वो डेवलप हो सके और सही कस्टमर्स तक पहुंच सके। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्लेन उड़ने से पहले रनवे पर काफ़ी लंबी रेस करता है, उसी तरह आपके प्रोडक्ट को भी हाई फ्लाई करने के लिए टाइम की नीड होगी। फंडिंग अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स हैं। इन्वेस्टर्स के सामने अपना आइडिया पिच करके उनसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के अलावा आप किकस्टार्टर और गोफंडमी जैसी वेबसाइट्स का यूज करके भी फंडिंग ले सकते हैं। इसके अलावा स्टार्टअप एक्सेलरेटर भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ना सिर्फ आपको फंडिंग मिल सकती है बल्कि वहां ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए सही डायरेक्शन भी प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग आपके बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप खुद में भी इन्वेस्ट करें। सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है, उसके अलावा आपके पास बिजनेस ग्रो करने के लिए इमोशनल और मेंटल रिसोर्सेज भी होने चाहिए। अगर आप सारा ध्यान अपने बिजनेस में ही लगा रहे हैं और खुद पर फोकस नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी नुकसान का सौदा हो सकता है। बात करते हैं एंटरप्रेन्योर विकास शाह की। विकास बहुत सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के फाउंडर हैं। बाहर से आपको लगेगा कि उनकी लाइफ बहुत ज्यादा आसान है, परंतु सिर्फ बिजनेस पर फोकस करके उन्होंने खुद को सब चीजों से दूर कर दिया और डिप्रेशन के शिकार हो गए। जब उनको इस बात का एहसास हुआ तब उन्होंने सोचा कि अब वो वही चीजें करेंगे जिनसे उनको खुशी मिले। अब वो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हैविंग अ हैप्पी हसल का मतलब एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करना जो कि आपकी लाइफ के लिए वर्क करे। आप उस काम को एंजॉय करिए जो आप कर रहे हैं और उसी में कुछ ऐसे आइडिया फाइंड करने की कोशिश कीजिए जो कि बाद में चल के एक अच्छे और बड़े बिजनेस का रूप ले सके। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर और अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए ये काम करिए। ग्रोथ माइंडसेट की हेल्प से आप फेलियर से अच्छे से डील कर पाएंगे। इस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट इमोशनल एलिमेंट यही है कि आपको आपकी कम्युनिटी का सपोर्ट मिले, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आपका कोई को फाउंडर हो या फिर कोई भी। बिजनेस में उतार चढ़ाव का मजा तभी है जब फेलियर और सक्सेस दोनों को शेयर करने वाला कोई आपके पास हो। ऑथर के द्वारा दिया गया एक सुझाव, साइड हसल का ईरा। ये काफी एक्सक्लूसिव लेसन है। ये एक ऐसे कंटेंट पर फोकस करता है जो कि ओरिजिनल बुक्स में नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑथर ने इसको साइड प्रोजेक्ट के तौर पर रेडी किया था। आजकल दुनिया में बहुत तेजी से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बहुत से लोग अलग अलग तरह के काम में इन्वॉल्व होकर मल्टी डायमेंशनल बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। हेनले बिजनेस स्कूल के अकॉर्डिंग हर 4 में से एक इंसान अपना साइड बिजनेस शुरू करने की चाह रखता है, यानी कि वो चाहता है कि उसके पास मल्टीपल इनकम की सोर्स हो। हालांकि लोगों को लगता है कि साइड बिजनेस का सीधा सीधा मतलब होता है एक्स्ट्रा इनकम, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। काफी बार लोग अपनी मेन जॉब से परेशान होकर भी एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं जिसे करने में उनको मजा आए और वो एंजॉय करें। साइड हसल का सबसे अच्छा पॉइंट यह है कि कोई भी इसका पार्ट बन सकता है। आपको किसी के परमिशन की नीड नहीं है। इसको शुरू करने के लिए आपको कोई एग्जाम भी नहीं देना है। आप अपना बिजनेस खुद डिजाइन कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग नए नए आइडियाज की हेल्प से उसे डेवलप कर सकते हैं। बात करते हैं 13 साल की क्रिस्टी डेवलिन की। इन्होंने अपना फर्स्ट बिजनेस स्कूल में शुरू किया था। उनकी हेल्प उनकी 2 बहनों ने की थी। डेवलिन कार धोया करती थी। उन्होंने वो काम तब तक किया जब तक दूसरे बिजनेस शुरू करने के पैसे उनके पास जमा नहीं हो गए।
उनका दूसरा बिजनेस कलर्ड रिस्टबैंड सेल करना था, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईबे पर सेल करती थी। उसके बाद हमेशा से उनका कोई ना कोई साइड बिजनेस था। उनका मानना था कि वो जब तक जिंदा हैं तब तक साइड बिजनेस करना नहीं छोड़ेंगे। जब डेवलिन टीनेज थी तो उन्होंने खुद से सवाल किया कि उनके पास जो कम रिसोर्सेज हैं उसकी हेल्प से वो क्या कर सकती हैं। उन्होंने छोटे से शुरू किया, न ज्यादा पैसा खर्च किया, ना ही ज्यादा टाइम स्पेंड किया। जब आप छोटे से शुरू करते हैं तब आपको फेल होने का ज्यादा डर नहीं रहता। डेवलिन ने लो इनकम पर लोगों को कोडिंग करना सिखाया। उनका कहना था उनको ये काम करने में मजा आता है, इसलिए कम इनकम पर वो ये करती थी। साइड हसल में आपको टाइम और एफर्ट दोनों देने पड़ते हैं, लेकिन आप छोटे लेवल पर स्टार्ट करेंगे तो आपको मजा आएगा। साथ ही साथ आप अपने आइडिया को स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकेंगे। कुल मिलाकर अपनी हैप्पी हसल क्रिएट करने के लिए आपको एक आइडिया को सक्सेसफुल स्टार्टअप में टर्न करना आना चाहिए। आपको वेट नहीं करना, बल्कि प्रॉब्लम को फाइंड करना है और जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन लोगों को प्रोवाइड करना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने आइडिया को लोगों के सामने लेकर आएं। आप अपनी ऑडियंस से फीडबैक लेकर अपने बिजनेस या फिर अपने आइडिया में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसके अलावा आपको फेल होना आना चाहिए और फेल होने से डरना नहीं है। क्या करें? थोड़ा थोड़ा टाइम निकालकर साइड हसल करना भी जरूरी है। ऐसा होता है कि लोगों के पास आइडियाज होते हैं, लेकिन वो उसको डेवलप नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास टाइम की कमी होती है। ये सच है कि हम सभी का स्केड्यूल काफी बिजी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकते। आप अपने स्केड्यूल में से 2-3 घंटे निकालकर अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। सुबह 1 घंटे पहले उठकर आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। हर छोटी चीज की एक खास वैल्यू होती है और ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।